हेलो 11th क्लास, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं जॉन मैम बोल रही हूँ, आपकी ज्योग्राफी की मैम। तो एक बार फिर से मैं आप सभी 11th क्लास के ज्योग्राफी के बच्चों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले दिनों हम लोगों ने जो आपकी ज्योग्राफी की सेकेंड बुक है, भारत का भौतिक पर्यावरण, इसका अध्याय 4 यानी लेसन 4 जलवायु के बारे में पढ़ रहे थे। और हम लोगों ने जलवायु के बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ ली। मानसून के बारे में पढ़ा पिछले दिनों, मानसूनी वर्षा की विशेषताएं पढ़ी और मानसून निवर्तन की ऋतु के बारे में हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियो में। आज हम लोग जलवायु का आखिरी पार्ट पढ़ेंगे, लास्ट पार्ट, और आज आपका ये लेसन कंप्लीट होगा। ठीक है, तो आज हमें जो पॉइंट्स पढ़ने उसमें सबसे पहले है वर्षा का वितरण और उसके बाद मानसून और भारत का आर्थिक जीवन। ठीक है, तो इन दो पॉइंट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले है हमारा वर्षा का वितरण। तो अगर हम भारत में वर्षा का वितरण देखें तो भारत में वर्षा कहीं ज़्यादा कहीं कम, है ना, कहीं बहुत ही कम होती है। तो वर्षा वितरण के आधार पर भारत को 4 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है या विभाजित कर सकते हैं। पहला है अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र और न्यून वर्षा वाले क्षेत्र और अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र। तो इन चारों के बारे में हम लोग जल्दी से पढ़ लेते हैं। तो पहला है हमारा अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। ठीक है, तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र वो होते हैं बच्चों, वो हैं जहाँ पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ठीक, जैसे आपका जो क्षेत्र है वो मैप में मैं आपको दिखा दूँ, आप देख सकते हो बच्चों, आपकी बुक में ये मैप दिया है। तो 200 सेंटीमीटर वाला वर्षा वाला क्षेत्र जिसको डार्क ब्लैक कलर से दिखाया गया, तो आपको इधर दिख रहे होंगे, है ना, साउथ दक्षिण भारत में, और इधर जो हमारा पूर्वोत्तर राज्य है। तो अगर हम देखें तो दक्षिण भारत में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है ये भारत का ये पश्चिमी तट है और पश्चिमी घाट। ठीक है, ये पूरा तट कहलाता है पश्चिमी तट। तो पश्चिमी तट और पश्चिमी घाट, उसके बाद इधर आते हैं पूर्वोत्तर राज्यों में। तो यहाँ जो उत्तरी पूर्वी उप हिमालय का जो क्षेत्र है, इन राज्यों में होती है बारिश 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा, और ये हमारा मेघालय, है ना। तो ये हमारा उत्तरी पूर्वी राज्य है जो उप हिमालय क्षेत्र हैं, और मेघालय जहाँ 200 सेंटीमीटर से क्या होती है, ज़्यादा बारिश होती है। तो ये कौन सा क्षेत्र है, अधिक वर्षा वाला क्षेत्र। ठीक, दूसरा क्षेत्र कौन सा है, वो है हमारा मध्यम वर्षा वाला क्षेत्र। मध्यम वर्षा इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ वर्षा जो है वो 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। अब 100 से 200 सेंटीमीटर बीच वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, तो इसको भी मैं आपको मैप में दिखा देती हूँ। तो ये वाला क्षेत्र है हमारा 100 से 200 सेंटीमीटर, यानी हल्का ये ग्रे कलर से दिखाया गया है, लाइट कलर से। आप मैप में भी देख सकते हो इन क्षेत्रों को। तो जो 100 से 200 सेंटीमीटर वाला जो क्षेत्र है उसमें हमारा आता है, अगर हम दक्षिण भारत से शुरू करें तो ये है तमिलनाडु का पूर्वी भाग। ठीक है, और उसके बाद है हमारा गुजरात का दक्षिणी भाग। इधर अगर हम चलें तो इधर है हमारा बिहार और झारखंड है। ठीक, फिर उसके बाद आता है जहाँ इधर हम चलते हैं, ये गंगा का जो उत्तरी मैदान है, पूर्वी हमारा मध्य प्रदेश है। ठीक है, और इसके अलावा इधर आते हैं तो ये है थोड़ा सा भाग जो है मणिपुर। तो ये वो राज्य हैं या क्षेत्र हैं जहाँ मध्यम वर्षा होती है, यानी 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है।
अब तीसरा क्षेत्र कौन सा है बच्चों? तीसरा क्षेत्र है न्यून वर्षा। न्यून वर्षा के क्षेत्र हैं वो जहाँ वर्षा होती है आपकी 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर के मध्य। अब 50 से 100 सेंटीमीटर के मध्य जहाँ वर्षा होती है उसको भी हम मैप में देख लेते हैं। इसके लिए हल्का ग्रे कलर जो है वो दिखाया गया है ना। तो जैसे जैसे वर्षा की मात्रा कम होती जाती है, जो जो शेड होते हैं वो भी क्या है, हल्के होते जा रहे हैं। तो 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा का क्षेत्र जो है ये उसके लिए लाइट कलर दिखाया गया, लाइट ग्रे कलर। और आप देख सकते हो कि ये पूरा जहाँ ये हल्का रंग दिखाया गया ये पूरा है ना कौन सा क्षेत्र है, 50 से 100 सेंटी यानी न्यून वर्षा का क्षेत्र। अगर आप ऊपर देखो इधर तो इधर ये जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है, ठीक है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है। इधर चलते हैं तो इधर पंजाब है, हरियाणा है और दिल्ली है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। इधर चलो तो आपका गुजरात है, ठीक है। फिर ये हमारा पूरा दक्कन का पठार है यानी जो दक्षिणी पठार है, वहाँ वर्षा जो है वो 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। यानी ये सब क्या है, न्यून वर्षा के क्षेत्र हैं जहाँ आप ये हल्का रंग देख रहे हो, ठीक। चौथा क्षेत्र कौन सा है? चौथा क्षेत्र है हमारा अपर्याप्त वर्षा के क्षेत्र। अपर्याप्त वर्षा के क्षेत्र मतलब जहाँ 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। अब कौन से क्षेत्र हैं 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र? तो मैं उसको आपको मैप में दिखाती हूँ। तो आप इंडेक्स में देख सकते हो, ये है 50 से कम वर्षा। इसके लिए डॉट का यूज़ किया गया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर है ना, जो हमारा दक्षिण का पठार का जो ये मध्य भाग है। इधर आप देख सकते हो ये राजस्थान है, राजस्थान का पश्चिमी भाग है। इधर आप देख सकते हो लद्दाख है ना। तो ये लद्दाख, पश्चिमी राजस्थान और इधर आपका महाराष्ट्र, इधर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये सब क्या है बच्चों, अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र। यानी वो क्षेत्र जहाँ वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। तो ये है भारत में वर्षा के क्षेत्र। तो कितने क्षेत्र हो गए? सबसे पहला हम लोगों ने देखा ये डार्क कलर वाला अधिक वर्षा वाला, ये वाला जो देखा वो था आपका मध्यम वर्षा, और हल्का जो ग्रे है ये न्यून वर्षा, जो डॉट है वो है अपर्याप्त वर्षा का क्षेत्र। अब चलते हैं, हमारा नेक्स्ट हेडिंग आता है वो है मानसून और भारत का आर्थिक जीवन। भारत की जलवायु जो है मानसूनी है, यहाँ की वर्षा मानसून द्वारा होती है, मानसूनी पवनों द्वारा। तो इस मानसूनी वर्षा का भारत के आर्थिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है ये हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला प्रभाव क्या है बच्चों? वो है हमारा कि मानसून वो धुरी है जिस पर समस्त भारत का जीवन चक्र जो है वो क्या होता है, घूमता रहता है। क्यों ऐसा कहा गया है कि मानसून जो है वो धुरी है जिस पर समस्त भारत का जीवन चक्र घूमता रहता है? क्यों ऐसा कहा गया? उसका कारण है क्योंकि भारत की जो आधे से ज़्यादा जनसंख्या है यानी 64% जनसंख्या, उसका मुख्य व्यवसाय जो है वो खेती है, कृषि करना है ना। और जो भारत की खेती है यानी कृषि है वो ज़्यादातर इसी मानसून पर क्या है, निर्भर है, यानी दक्षिणी पश्चिमी मानसून पर निर्भर है। इसीलिए कहा गया है कि जो भारत का समस्त जीवन चक्र है वो इसी मानसून पर क्या होता है, घूमता रहता है। दूसरा महत्व क्या है, कैसे प्रभावित करता है मानसून हमारे आर्थिक जीवन को? तो मानसून जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नता जो है वो नाना प्रकार की फसलों को उगाने में क्या है, सहायक है ना। तो मानसून जलवायु जो है वो उसमें क्या पाई जाती है, क्षेत्र के अनुसार भिन्नता पाई जाती है। यही कारण है कि भारत में विभिन्न प्रकार की नाना प्रकार की फसलें क्या की जाती हैं, उगाई जाती हैं। तीसरा है वर्षा की परिवर्तनीयता देश के कुछ भागों में है ना, कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ का क्या है, कारण बनती है। तो वर्षा जब ज़्यादा होती है तो बाढ़ आती है, कभी कम होती है तो सूखा पड़ता है,
ठीक है। तो देश में ज़्यादातर मानसून का जो सीज़न होता है उसमें कुछ भाग में सूखा तो कुछ भाग में बाढ़ जैसी स्थिति पाई जाती है। तो ये क्यों होता है? वर्षा की परिवर्तनीयता के कारण। चौथा का मानसून का जो है प्रभाव भारत के आर्थिक जीवन पर पड़ता है वो है भारत में कृषि की समृद्धि जो है वो वर्षा की सही समय पर आने और उसकी मात्रा पर क्या होती है बच्चों? निर्भर करती है ना। ज़्यादा कृषि तब अच्छी होती जब समय पर मानसून आ जाए और वर्षा भी अच्छी हो। तो वर्षा कृषि की जो समृद्धि है वो वर्षा की समय और उसकी मात्रा पर क्या होती? निर्भर। पांचवा है वो पांचवा बिंदु क्या है? पॉइंट है मानसून का अचानक विस्फोट या जिसको हम प्रस्फोट भी बोलते हैं, है ना। देश के व्यापक क्षेत्रों में मृदा अपरदन की क्या करता है? समस्या उत्पन्न कर देता है। क्योंकि जब मानसून विस्फोट होता है, मानसून का आगमन अचानक होता है तो बड़ी मूसलाधार वर्षा होती है जिससे मृदा मतलब मिट्टी का अपरदन ज़्यादा होने लगता है। तो ज़्यादा बारिश जो है वो मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न कर देता है। छठवां पॉइंट है कि उत्तर भारत में जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं जिसको हम पश्चिमी विक्षोभ भी बोलते हैं ना, जो जाड़े में आते हैं, है ना। तो इस शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के द्वारा जाड़ों में जो वर्षा होती है, शीतकालीन जो वर्षा है वो रबी की फसल के लिए बहुत क्या होती है बच्चों? लाभकारी। रबी की फसल जो गेहूं और सरसों बोई जाती ना उसके लिए बड़ी ही लाभकारी होती है। और उसके बाद आता सातवां पॉइंट क्या है कि भारत की जलवायु की जो क्षेत्रीय विभिन्नता पाई जाती है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जाने पर जो जलवायु में अंतर पाया जाता है, भिन्नता, वो यहाँ के भोजन, वस्त्र, आवासों की विविधता के रूप में क्या होता है? दिखाई देता है। तो जलवायु की जो विभिन्नता है क्षेत्रों के अनुसार वो यहाँ के भोजन के में भी दिखाई देता है, वस्त्र में भी दिखाई देता है और आवास मतलब जो लोगों के घर होते हैं अब, है ना, उनमें भी क्या होता है? ये विविधता जो है वो दिखाई देती। तो इस प्रकार से मानसून जो है बच्चों वो भारत के आर्थिक जीवन पर अपना क्या करता है? प्रभाव डालता है। अब एक आपके जलवायु वाले लेसन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भी दिया है जिसको मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी और वो है बच्चों भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग, जिसको हम वैश्विक तापन भी कहते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। तो सबसे पहले तो बच्चों ये पता होना चाहिए कि भूमंडलीय तापन या वैश्विक तापन, है ना, या ग्लोबल वार्मिंग है क्या, किसको कहते हैं। तो भूमंडलीय तापन या वैश्विक तापन का मतलब होता है कि पृथ्वी के वातावरण के तापमान में लगातार जो वृद्धि हो रही है या लगातार जो विश्वव्यापी वृद्धि हो रही है उसी को हम क्या बोलते हैं? भूमंडलीय तापन या वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। यानी जो हमारा विश्व है ना, उसके वातावरण में के तापमान में लगातार क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है ना। तो इसी को क्या बोला जाता है? भूमंडलीय तापन बोलते हैं या वैश्विक तापन बोलते हैं। ठीक, इंग्लिश में इसको ग्लोबल वार्मिंग क्यों हमारे पृथ्वी का वातावरण गर्म हो रहा है? उसका कारण है बच्चों, उसका कारण क्या है? उसका मेन कारण है जो मानवीय गतिविधियां हैं, यानी जो हमारी क्रियाएं हैं, मानव के द्वारा जो की जाने वाली क्रियाएं हैं, गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों के कारण जो हमारे वातावरण में ग्रीन हाउस गैस जो पाई जाती हैं उनकी मात्रा में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। अब आप सोच रहे हो कि ग्रीन हाउस गैस क्या होती है? ग्रीन हाउस गैस होती है बच्चों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये सब क्या है बच्चों? ग्रीन हाउस की गैसें हैं और ये सब हमारे वायुमंडल में पाई जाती हैं। ठीक,
इनका होना वायुमंडल में ज़रूरी है, लेकिन हमारी जो गतिविधियां हैं, मानवीय जो गतिविधियां हैं, उनके कारण इनकी मात्रा में क्या हो रही है, तेजी से वृद्धि हो रही है। विशेषकर जो कार्बन डाइऑक्साइड है गैस, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मात्रा में आज हमारे वातावरण में पाई जाती है, और इसी के कारण हमारे वातावरण का तापमान जो है वो लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब ये बच्चों जो हमने बताया कि ग्रीन हाउस गैस जो हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये आती कहाँ से, कैसे ये आ गई हैं वायुमंडल में? तो इनके जो उत्सर्जन का जो कारण है, मुख्यतः ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन का मुख्य कारण है वो हम ही हैं। हम कैसे इन गैसों को अपने वातावरण में पहुंचा रहे हैं? सबसे पहला कि हम जो जीवाश्म ईंधन जलाते हैं, है ना, जीवाश्म ईंधन जैसे हमारा है पेट्रोल, डीजल, है ना, और आपका लकड़ी है, ठीक है, और जो खेतों में पराली वगैरह जलाई जाती है ना, तो ये जो हम जीवाश्म ईंधन जलाते हैं, वो उद्योगों से निकलने वाला जो विषैली गैसें हैं, धुआं है, मोटर वाहनों से निकलने वाला जो धुआं है ना, और धान के खेतों में जो होता है ना मीथेन वगैरह जो निकलती है, रेफ्रिजरेटर जो हम लोग घरों में फ्रिज इस्तेमाल करते हैं, घरों में जो हम एयर कंडीशनर इस्तेमाल करते हैं, ये सभी वो ज़रिया हैं, साधन हैं, जिनसे क्या निकलती बच्चों, ग्रीन हाउस गैसें जो हैं वो बाहर निकलती हैं, और यही ग्रीन हाउस गैसें हमारे वातावरण में जाती हैं और हमारे वातावरण को क्या कर रही हैं, उसका तापमान बढ़ा रही हैं, उसको गर्म करती जा रही हैं। ठीक है, तो वातावरण के गर्म हो रहा है तो उसका प्रभाव भी तो पड़ना चाहिए ना। तो जब वातावरण गर्म हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, उसका हमारे पृथ्वी पर प्रभाव भी पड़ रहा है, हम पर प्रभाव पड़ रहा है ना। कैसे प्रभाव पड़ रहा है? तो पहला प्रभाव ये पड़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण या भूमंडलीय या वैश्विक तापन के कारण, जो हमारे ग्लेशियर हैं यानी हिमानियाँ हैं, वो क्या हो रही हैं, पिघल रही हैं, वो छोटी हो जाती है, सिकुड़ती जा रही हैं। आप देखिए अपने इंडिया में ही बहुत सारे ग्लेशियर हैं, है ना, वो सारी हिमानियाँ क्या हो रही है, पिघल रही हैं और सिकुड़ती जा रही हैं, उनका दायरा कम होता जा रहा है। ठीक, दूसरा प्रभाव क्या पड़ रहा है कि समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो, जो ग्लेशियर पहाड़ों पर पिघल रही है ना, ध्रुवों पर पिघल रही है, वो ग्लेशियर फिर पिघल कर उनका पानी कहाँ आके मिल रहा है, समुद्र में, जिससे समुद्री जल का स्तर क्या हो रहा है, वो बढ़ता जा रहा है। नदियों में भी बाढ़ आ रही है, जो हमारे भारत की तो बहुत सारी नदियाँ जो हैं वो हिमानियों से निकली हैं, ग्लेशियर से निकल रही हैं। तो जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्र है ना, सिंधु उसकी सहाय, सभी कहाँ से निकली हैं बच्चों, ग्लेशियर से निकलती हैं। तो ग्लेशियर के पिघलने से वो पानी भी कहाँ आ रहा है, नदियों में आ रहा है ना। तो अगर नदियों में निरंतर जल की मात्रा बढ़ती जाएगी तो नदियों में क्या आने लगेगी, बाढ़ आने लगेगी। जब बाढ़ आएगी तो वो आसपास तो तबाही मचाएगी ना, जितना भी उसके रास्ते में जो भी चीज़ आएगा वो सब बहा ले जाती है। ठीक है, और चौथा प्रभाव भूमंडलीय तापन का क्या पड़ रहा है कि जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, और जलवायु में परिवर्तन होने से विभिन्न प्रकार की बीमारियां और महामारियां जो हैं वो फैल रही हैं। तो ये है बच्चों ग्लोबल वार्मिंग या भूमंडलीय या वैश्विक तापन। तो क्या है वैश्विक तापन, क्यों हो रहा है वैश्विक तापन, और उसका आज क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारा आज का टॉपिक। जलवायु का लेसन आज आपका ख़त्म हो गया, कंप्लीट हो गया। और अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो आप हमसे पूछ सकते हो, कॉलेज में आइए, कॉलेज में भी आप हमसे पूछिए। ठीक है, थैंक यू।